हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्तांग सिद्धांत। बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस के प्राचीन राज्य के अंतर्गत आता है। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को प्राचीन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्यों के प्रकार, राज्य के उद्देश्य एवं कार्य को समझा चुकी हूँ और अब आज मैं आप लोगों को सप्तांग थियरी अर्थात सप्तांग सिद्धांत को बताऊंगी। बच्चों, प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों द्वारा राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन सप्तांग राज्य की कल्पना के रूप में की गई है। जैसा कि बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि सप्तांग अर्थात 7 अंग, राज्य के 7 अंग। उन्होंने राज्य को एक जीवित जागृत शरीर माना है। किन्होंने? जो प्राचीन राजशास्त्री थे, उन्होंने राज्य को एक जीवित जागृत शरीर माना है जिसके 7 अंग होते हैं। ये अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, पुर या दुर्ग, कोष, सेना या बल और मित्र। बच्चों, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि जो कोई सप्तांग राज्य के विरुद्ध आचरण करे उसका हनन कर देना चाहिए, चाहे वह गुरु हो या मित्र हो। इसी प्रकार बच्चों, राज्य को शरीर के रूप में प्रतिपादित करते हुए शुक्र नीति सार ने लिखा है कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा, जो राज्य है उसको शरीर माना गया है और राज्य में जो राजा है वो सिर के समान है और जो अमात्य है वो आँख के समान है। बच्चों, यहाँ राज्य की तुलना एक मानव शरीर से की गई है। इसमें ये कहा गया है जो राज्य है वो एक मानव शरीर है और उसमें जो सिर है वो राजा है, जो आँख है वो अमात्य है और जो कान है वो मित्र है और कोष है जो है वो मुख है और बल जो है वो मन है, दुर्ग जो है वो हाथ है और राष्ट्र पैर है। राष्ट्र, जनपद, जनपद को यहाँ राष्ट्र कहा गया है। इसी प्रकार शुक्र नीति सार में ही एक अन्य स्थान पर, जिसको बच्चों हम लोग श्लोक के द्वारा समझते हैं, लिखा हुआ है राज्य वृक्षस्य नृपति मूलम स्कंधाश्च मंत्रिणः शाखा सेनाधिपा सेना पल्लवा कुसुमानि च प्रजा फलानि भूभागा बीजम भूमि प्रकल्पिता। बच्चों, इस श्लोक में राज्य की तुलना वृक्ष के साथ की गई है। वृक्ष अर्थात पेड़। एक जगह तो शुक्र नीति सार में ही राज्य को शरीर के रूप में माना गया है और उसी दूसरी तरफ शुक्र नीति सार में ही एक अन्य स्थान पे राज्य की तुलना वृक्ष से की गई है जिसमें राज्य रूपी जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है, उसकी जो जड़ है
वो राजा है। जो जड़ है बच्चों वो राजा है। जो स्कंद है, जो तना है, वो मंत्री है। मंत्री अमात्य। और जो सेनापति है वो उसकी वृक्ष की शाखाएं हैं। जो सैनिक हैं वो पत्ते हैं। जो वृक्ष के फूल हैं वो क्या है बच्चों? जो सैनिक हैं वो पत्ते और फूल हैं। और जो प्रजा है वो फल है। और जो भूमि है वो बीज है। अर्थात राज्य रूपी जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है वो राजा है, जो स्कंद है वो मंत्री है, सेनापति जो है वो शाखा है, सैनिक पत्ते और फूल हैं, और जो प्रजा है वो फल है, और जो भूमि है वो बीज है। बच्चों, राज्य के सप्तांग रूप होने और एक शरीर के समान होने का विचार प्रायः सभी नीति ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में पाया जाता है। बच्चों, राज्य के 7 अंग हैं जिनकी चर्चा कौटिल्य ने विस्तृत रूप से किया है, जिसको बच्चों हम लोग समझते हैं। ये जो पहला अंग है राज्य का वो है राजा। राजा सप्त प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा का है। जो 7 अंग है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो राजा का है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राजा प्रजा का प्रथम शरीर है, तो प्रजा भी राजा की अनुपम शरीर है। राजा के बिना राज्य नहीं होता और राज्य के बिना राजा नहीं होता। बच्चों, अगर इसको श्लोक के द्वारा समझें, राजा प्रजानां प्रथमं शरीरम प्रजास्त राजो अप्रतिमं शरीरम राज्ञा विहीना न भवति देशादेशै विहीना न नृपा भवति। बच्चों, ये श्लोक महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त होता है। बच्चों, इस श्लोक का अभिप्राय यही है कि राजा और राज्य की जो सत्ता है वो एक दूसरे पर निर्भर होती है। जितना महत्व राजा का है उतना ही राज्य और प्रजा का भी है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। जो अपने प्रिय हो उसे करने में राजा को हित नहीं है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो उसे करने में ही राजा का हित है। अर्थात राजा को प्रजा के सुख में सुखी होना चाहिए और प्रजा के हित में ही राजा का भी हित होता है। राजा को जो प्रिय हो वो राजा को नहीं करना चाहिए, बल्कि जो प्रजा को प्रिय हो वही राजा को करना चाहिए। उसी में ही राजा का भी हित होता है। बच्चों, इसको श्लोक के द्वारा समझते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हियम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम। बच्चों, राज्य का जो दूसरा प्रमुख अंग है वो है अमात्य। बच्चों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसके साथ ही इन्होंने कौन? कौटिल्य ने अमात्यों के गुणों का भी प्रतिपादन किया है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रज्ञा होनी चाहिए, मतलब ऊंचे प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। उनकी स्मृति, उनका जो याददाश्त है, बुद्धि व बल उत्कृष्ट होने चाहिए। उपकार और अपकार द्वारा दंड का प्रयोक्ता होना चाहिए तथा लज्जा संकोच युक्त विपत्तियों के निवारण में समर्थ, दूरदर्शी, देश काल और पुरुषार्थ के संबंध में प्रस्तुत अवसरों का भली भांति प्रयोग
करने में समर्थ, शत्रु की निर्बलता का प्रयोग कर सकने में योग्य और रहस्य और अपने सम्मान को कायम रखते हुए एक साथ परिहास करने की योग्यता में संपन्न, काम, क्रोध, लोभ, जिद्द, चपलता, जल्दबाजी व पैशून्य में से भी रहित, आवश्यकतानुसार मुस्कुराकर व कठोरतापूर्वक भाषण करने में समर्थ और वृद्धों द्वारा उपदिष्ट आचार या चरित्र का अनुकरण करने वाला होना चाहिए। बच्चों, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अमात्य के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए इस बारे में बताया है कि जो अमात्य होता है उसे दूरदर्शी होना चाहिए, उसे पुरुषार्थ का ज्ञाता होना चाहिए, उसे काम, क्रोध, लोभ से दूर रहना चाहिए, उसे उच्च प्रकार के चरित्र को धारण करना चाहिए, उसके अंदर उपकार की भावना होनी चाहिए, उसे विपत्तियों को दूर करने में सिद्धस्थ होना चाहिए आदि अनेक गुणों का वर्णन किया है। अब हमारे जो राज्य के बच्चों तीसरे प्रमुख अंग है वो है जनपद। बच्चों, जनपद को राष्ट्र भी कहा गया है। बच्चों, राज्य का जो तीसरा अंग है वो जनपद है। कौटिल्य ने जनपद के निम्नलिखित गुण माने हैं, जिसके अनुसार उसे स्थानवान होना चाहिए, उसके मध्य और सीमांतों पर पुर या नगर होना चाहिए, उसका जो क्षेत्रफल इतना हो कि अपनी जनता और आपत्ति के समय बाहरी लोगों का भी पालन उसकी पैदावार से हो सके, उसमें आत्मरक्षा के सब साधन हो, जो आत्मनिर्भर हो, जो शत्रुओं के पराभव कर सके, शत्रुओं को हरा सके, जिसमें सामंतों व पड़ोसी राजाओं को वश में रखने की क्षमता हो, जिसमें दलदलों, पत्थरों वाली, ऊंची नीची और कांटों से भरी जमीन न हो, जो देखने में सुंदर हो, जो कृषि योग्य भूमि हो, जिसकी जो जलवायु हो वो बलदायक हो, जिसमें गुप्त मार्गों की सत्ता हो, जिसमें पशुओं की प्रचुरता हो, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर न करे, आदि अनेक गुणों का वर्णन किया है। बच्चों, महाभारत में जनपद की भूमि व उसके निवासियों के गुणों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता। बच्चों, हमारा जो अगला अंग है राज्य का वो है पुर या दुर्ग। बच्चों, जनपद के मध्य पुर की सत्ता होती थी, जिससे दुर्ग के रूप में बनाया जाता था। बच्चों, दुर्ग तो पता होगा किसी राज्य को जो घेरा या जो एक तरह से जो बाउंड्री की जाती थी, जिससे बाहरी जो दुश्मन हमारे राज्य पे आक्रमण न कर सके, उसे ही दुर्ग कहा जाता था। बच्चों, राज्य संस्था के 7 अंगों में पुर भी एक है, उसका भी महत्व बहुत अधिक है। इस संबंध में जनपद के निवासी भी वही इस संबंध में जो पराशर का कहना था कि राजकोष और सेना प्रधानतया दुर्ग में ही स्थित होते हैं और आपत्ति के समय जनपद के निवासी भी वहीं आश्रय प्राप्त करते हैं, और जनपद के निवासियों की तुलना में पुर के निवासी अधिक शक्तिशाली भी होते हैं। और कौटिल्य ने कहा है कि यदि दुर्ग न हो तो कोस पर शत्रु सुगमता से अपना अधिकार कर लेगा, और युद्ध के अवसर पर शत्रु के पराजय के लिए दुर्ग का ही आश्रय लेना होता है। इसी प्रकार जो सैन्य शक्ति का प्रयोग वहीं से भली भांति किया जाता है, जिनका दुर्ग सुदृढ़ हो उन्हें परास्त करना सुगम नहीं होता। इसके साथ पुर किस प्रकार बनाया जाए इस पर भी नीति ग्रंथों ने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। अब बच्चों, हमारे राज्य का जो 5वां अंग है वो है कोश। बच्चों, कौटिल्य के अनुसार कोश के जो गुण हैं वो निम्नलिखित है, और जैसे उसे धर्म पूर्वक अधिगत किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो पूर्ववर्ती राजाओं ने ही उसे प्राप्त किया हो या राजा ने स्वयं अधिगत या किया हो। कोश को प्रधानतया सुवर्ण,
रजत सोने के सिक्कों, विविध रंगों व भारी वजन के रत्नों से पूर्ण होना चाहिए कि सुदीर्घ काल की विपत्ति के समय भी उससे निर्वाह चल सके, क्योंकि कोष का जो संग्रह है वो जनता द्वारा वसूल किए गए करों से ही होता है, अतः उसका संचय धर्मपूर्वक ही किया जाना चाहिए। उसकी मात्रा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि बाह्य आक्रमण तथा अन्य आपत्तियों के समय, चाहे ये आपत्तियाँ लंबे समय तक ही क्यों न रहें, फिर भी ये कोष जो है वो कम न पड़े। हमारा जो छठा अंग है राज्य का वो है सेना या बल। बच्चों, प्राचीन नीति ग्रंथों में अनेक प्रकार की सेनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें राज्य के अपने नागरिकों की सेना और सैनिकों की श्रेणियों में आने वाले सैनिक और जंगल में निवास करने वाली जातियों की सेना आदि आते हैं। सेना के गुणों का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस प्रकार किया है कि उसके सैनिक ऐसे होने चाहिए जिनका वंश परंपरागत रूप से सैनिक सेवा का ही पेशा हो। सेना नित्य होनी चाहिए, उसे अनुशासित होना चाहिए। सैनिकों की जो पत्नियां और संतान उसे संतोष अनुभव करे जो कि उन्हें दी जाए। यदि सैनिकों को चिरकाल तक घर से बाहर रहना पड़े तो भी वे इस बात से असंतुष्ट न हों, वे सर्वत्र अपराजित हों, उनमें कष्ट सहन करने की क्षमता हो, उन्हें विविध प्रकार के युद्ध लड़ने की शिक्षा दी गई हो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में वे विशारद हों और उनमें यह भावना हो कि हमारा उत्कर्ष व अपकर्ष एक साथ होना चाहिए। उन्हें शत्रु द्वारा फोड़ा न जा सके और सेना के सैनिकों में क्षत्रियों की प्रचुरता हो। हमारा जो सातवां अंग है वो है बच्चों राज्य का मित्र। बच्चों, राज्य संस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि कतिपय अन्य राज्यों से मित्रता का संबंध स्थापित किया जाए। इसी कारण मित्र को भी राज्य के 7 अंगों के अंतर्गत लिया गया है। मित्र राज्य ऐसा होना चाहिए जिसके साथ पितृ पितामह आदि के समय से मैत्री संबंध चला आ रहा हो, जो स्थायी हो, जिसमें नियंत्रण की सत्ता हो, जिसे अपने विरुद्ध न किया जा सके और जो शीघ्रता के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर सकने में समर्थ हो। बच्चों, राज्य के इन 7 अंगों के गुणों का वर्णन करके कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य के ये जो 7 अंग हैं, यदि ये अपने गुणों से युक्त हों तो वे राज्य के लिए संपत्ति होती है और ये 7 एक दूसरे के लिए अंग के समान है। राज्य संस्था को एक शरीर मानते हुए प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र प्रणेता इन 7 अंगों को राज्य रूपी शरीर मानते थे। इसी कारण उनका मत था कि इन 7 अंगों के गुणों के भली भांति उदय होने से ही जो राज्य की संपदा होती है वो फलती फूलती है। ये जो 7 अंग हैं वो एक दूसरे के पूरक होते थे। बच्चों, ये तो अब अभी तक आप लोगों ने राज्य के 7 अंगों के बारे में जाना। अब बच्चों, इस टॉपिक से किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि राज्य के स्वरूप के सप्तांग सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए, या फिर राज्य के सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।